सरोकार। नमस्कार, मैं रामकृष्ण शुक्ला। लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश की आगरा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में पीएम नरेंद्र मोदी ने जनसभा की है। इस दौरान पीएम मोदी ने 9 जातियों का जिक्र करते हुए समाजवादी पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आगरा में पीएम मोदी ने कहा कि यहाँ यूपी में हमारे कुर्मी, मौर्य, कुशवाहा, यादव, जाट, गुर्जर, राजभर, तेलीपाल ऐसी अनेक ओबीसी जातियां हैं, उनका हक है। भारत के संविधान के अनुसार हक है, इनसे छीन कर सपा और कांग्रेस अपने चहेते वोट बैंक को देना चाहती है। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि अब कांग्रेस ने ठान लिया है कि वो धर्म के आधार पर रिजर्वेशन लाकर रहेगी। वहीं सीएम चौकी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस का इतिहास देश के खिलाफ गद्दारी करने का रहा है। उन्हें जब भी सत्ता में आने का अवसर मिला, उन्होंने अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के हकों पर डकैती डालने का प्रयास किया है। साथियों, आजादी के बाद से ही ये स्पष्ट हो गया है कि भारत में धर्म के आधार पर कभी भी आरक्षण नहीं दिया जाएगा। ये संविधान सभा में चर्चा करने के बाद तय हुआ है। संविधान सभा में जो चर्चा हुई थी, जिसको बाबा साहब आम्बेडकर ने लिखा था, बाबा साहब आम्बेडकर की इच्छा थी, यही संविधान की मूल भावना है, यही सामाजिक न्याय है कि भारत में धर्म के आधार पर भारत का संविधान आरक्षण की सहमति नहीं देता है। तो बहनों और भाइयों, दूसरी ओर भारत के प्रति नफरत की भावना के साथ खड़े हुए कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन से जुड़े हुए वे सभी लोग भी हैं, जिनका इतिहास देश के खिलाफ गद्दारी करने का रहा है, जिनका अतीत देश के अंदर जाति, क्षेत्र और भाषा के आधार पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का रहा है, और जिनको जब भी सत्ता में आने का अवसर प्राप्त हुआ, उन्होंने देश के अंदर अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों के हकों पर डकैती डालने के साथ ही गरीबों के हकों पर भी डकैती डालने का कुत्सित प्रयास किया है। आगरा संवाददाता जीशान अहमद हमारे साथ लाइव इस खबर पर जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। जीशान, जो चुनाव स्थानीय मुद्दों के साथ शुरू हुआ था, वो चुनाव अब जाति धर्म पर चला आया है। आखिर इस जातिगत समीकरण के सहारे किस तरीके से पीएम मोदी हो या फिर योगी आदित्यनाथ हो वोटरों को साधने की कोशिश कर रहे हैं, और आखिर ये जो मैसेज है कि जातिगत आधार पर कांग्रेस या समाजवादी पार्टी भेदभाव करती रही है, आखिर वोटरों में कैसा मैसेज? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, देश में लोकसभा चुनाव नजदीक है। वहीं नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, लगातार उनकी सभाएं देखी जा रही हैं। हालांकि जो विपक्ष है, इंडी गठबंधन भी लगातार, जो राहुल गांधी है, वो रैलियां कर रहे हैं। हालांकि चुनाव के समय में लगातार विपक्ष के जो लोग हैं, विपक्ष के जो नेता हैं, वो लगातार भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं। तो वहीं भाजपा के जो बड़े नेता हैं, वो कहीं ना कहीं आरोप लगा रहे हैं। आज देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की आगरा में सभा थी, और आगरा में 2 लोकसभा प्रत्याशी हैं, फतेहपुर सीकरी से राजकुमार चाहर और वहीं आगरा लोकसभा सीट से आगरा लोकसभा सीट से एसपी सिंह बघेल प्रत्याशी है। उनके समर्थन में आज एक सभा का आयोजित किया गया था, जहां पर देश के प्रधानमंत्री ने दोनों ही प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की अपील की। वहीं जो देश में धर्म के आधार पर राजनीति कर रही कांग्रेस के ऊपर भी आड़े हाथ देते हुए उन्होंने तमाम आरोप इंडी गठबंधन और सपा कांग्रेस के ऊपर कहीं ना कहीं तमाम ऐसे देश की राजनीति में आरोप लगाए हैं। जी जीशान, जिस तरीके से आरोप लगाए गए समाजवादी पार्टी पर, कांग्रेस पर, कि जब भी ये दोनों ही दल सत्ता में आए तो जातिगत भेदभाव का काम किया है, क्षेत्रगत भेदभाव का काम किया है, लेकिन ये जो तमाम जातियां गिनाई गई हैं पीएम मोदी के जरिए, क्या इनका जिक्र करना, क्या उन तमाम जातियों के वोटरों में अपनी जगह बनाने की कोशिश नहीं है क्या?
देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जो भारतीय जनता पार्टी है लगातार प्रयास कर रही है, क्योंकि तीसरी बार सत्ता में वापसी आना है। इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के अगर नेताओं की बात करें तो लगातार इस तरीके के बयान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा दिए जा रहा है। वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज आगरा में सभा की, जिसमें इन्होंने जाति को लेकर भी एक बड़ा बयान दिया है, जिसमें इन्होंने साफ तौर से कहा है कि कांग्रेस जो आजादी से लेकर कांग्रेस सत्ता में रही है, वहीं जो ओबीसी समाज है उसको उसके जो आरक्षण की बात है, आरक्षण नहीं दिया जाता था, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओबीसी समाज के लिए भी तमाम तरीके की घोषणाएं की है। वहीं जो सभा में पहुंचे थे उन्होंने दोनों प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील भी की है। जी जिशान, सवाल ये भी है कि आखिर सियासत के शामियाने में जब जातियों के जलसे इस तरीके से जलाल रहेंगे तो मुद्दों पर सियासत कौन करेगा, मुद्दों की बात कौन करेगा? और दूसरा सवाल ये भी है कि आखिर जो पार्टी पिछले 10 सालों से लगातार सत्ता में रही है, वो पार्टी क्यों नहीं अपने कार्यकाल के दौरान किए गए विकास कार्यों को लेकर वोटरों के बीच में है? आखिर वो पार्टी क्यों जाति और धर्म का सहारा ले रही है? आखिर ये जरूरत क्यों पड़ रही है? जिशान, देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जो नारा पहले दिया था, सबसे पहले जो नारा दिया था 370 हटाने का, जिसका जिक्र देश के प्रधानमंत्री ने आज भी आगरा में किया, वहीं उन्होंने राम मंदिर का भी जिक्र किया। राम मंदिर में जो 500 साल का इंतजार था, प्राण प्रतिष्ठा थी, वो 22 जनवरी को पूरी हो गई। तो हालांकि जो तमाम देश के बड़े जो आस्था से जुड़े मुद्दे हैं, वो देश के प्रधानमंत्री चलते चलते ये बताइएगा कि आखिर ये जो आगरा की दोनों ही लोकसभा सीट हैं, इन सीटों पर कौन आगे और किसमें टक्कर नजर आ रही है? जिशान, देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, फतेहपुर सीकरी सीट जो है वो हॉट सीट बन चुकी है, क्योंकि त्रिकोणीय लड़ाई वहां पर देखी जाएगी। फतेहपुर सीकरी सीट से भाजपा के प्रत्याशी राजकुमार चाहर मैदान से उनके बेटे बाबूलाल चौधरी के बेटे ने निर्दलीय पर्चा भर दिया है। हालांकि जो बाबूलाल चौधरी के बेटे हैं उनका भी जाट वोटरों में कहीं ना कहीं बड़ा दबदबा देखा जाता है। वहीं अगर इंडी गठबंधन की बात करें तो कांग्रेस ने रामनाथ सिकरवार को अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं रामनाथ सिकरवार का भी बड़ा वोट ठाकुर समाज में देखा जाता है। हालांकि फतेहपुर सीकरी सीट पर तो त्रिकोणीय लड़ाई देखी जाएगी, इंडी गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई देखी जाएगी। वहीं अगर आगरा लोकसभा सीट की बात करें तो आगरा लोकसभा सीट पर आगरा को दलितों की राजधानी कहा जाता है और बहुजन समाज पार्टी ने पूजा अमरोही को मैदान में उतारा है। लेकिन कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं एसपी सिंह बघेल कहीं ना कहीं जीतते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का गढ़ भी माना जाता है। भारतीय जनता पार्टी ने खबर पर चर्चा करने के लिए, बातचीत करने के लिए। मोदी और जोगी साथ नजर आए। लोकसभा चुनाव 2024 में कन्नौज लोकसभा सीट काफी हाई प्रोफाइल बनी हुई है, क्योंकि यह सीट कभी समाजवादी पार्टी का गढ़ हुआ करती थी। लेकिन 2019 के आम चुनाव में बीजेपी ने सपा के किले में सेंध लगाई और जीत दर्ज कर ली। वहीं अब इस सीट पर मुकाबला एक बार फिर से दिलचस्प हो गया है, जहां आज सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कन्नौज लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल कर दिया है। उनका मुकाबला भाजपा प्रत्याशी सुब्रत पाठक से होगा। पत्रकार भाइयों, न वो बॉल फेंक पाएंगे न बैट घुमा पाएंगे। अगर पहली बॉल पे छक्का न मारा तो हम समाजवादी लोग नहीं हैं, और 6 की 6 बॉलों पे छक्का मारेंगे। आप तो आ गए हैं कन्नौज में, आपके दोस्त भी अमेठी से आने वाले हैं। अरे सब आएंगे अब तो महफिल यूपी में ही सही नहीं की राजनीति करने वाले लोग हैं, और ये लूट, आतंकवाद, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले लोग। भैया भी आपने कहा जैसे पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच अब मैच है, कौन पाकिस्तानी है कौन हिंदुस्तानी है? देखो, हमने कहा था कि मैच रोचक होना चाहिए। अगर तेज प्रताप लड़ते तो मैच होता भारत और नेपाल के बीच में। अब मैच है भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो स्वाभाविक है कि जब वर्ल्ड कप में हमेशा भारत जीतता है। नहीं तो भारत कौन है, पाकिस्तान कौन है? क्या आप हम स्वाभाविक है, हमारी सोच भारतीय है हम लोग, और इनकी सोच पाकिस्तानी। पाकिस्तान माने कोई देश नहीं, पाकिस्तान माने एक सोच, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, बेईमानी, नफरत, लूट। तो ये इस प्रकार की सोच है, तभी तो माफिया के घर जाते हैं। माफिया घर पर जाकर कब्र पर फातिया पढ़ते हैं। क्यों जाते हैं भैया? चौथी बार आप जनता के बीच में आ रहे हैं लोकसभा चुनाव में? नहीं, ये जनता का आशीर्वाद मुझे मिला था, और चूंकि ये लड़ाई
कन्नौज बनाम बाहरी की है और मैं कन्नौज से हूँ। अखिलेश जी बाहर तो के कन्नौज अपना गढ़ मानते हैं। उनका गढ़ है, कन्नौज मेरा घर है भैया। राजेश यादव हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजेश, पहले यह मुकाबला भारत बनाम नेपाल के बीच में था कथित तौर पर, लेकिन अब यह मुकाबला भारत बनाम पाकिस्तान के बीच हो चला है। यानी यह दिलचस्प मुकाबला, और खुद ये बतला रहे हैं सुब्रत पाठक, बीजेपी कैंडिडेट। राजेश, अगर बात करें हम कन्नौज सीट कन्नौज सीट पर दिलचस्प मुकाबला देखने के लिए मिलेगा, जबकि बीजेपी प्रत्याशी वहां पे सुब्रत पाठक हैं और अखिलेश यादव वहां समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की तरफ से अखिलेश यादव वहां चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन एक चीज आपको बता दें कि आज दोनों प्रत्याशियों ने नामांकन किया है और नामांकन के बाद सुब्रत पाठक ने वहां पे साफ साफ अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा है कि अगर यहाँ पर तेज प्रताप यादव होते तो यहाँ पर मैच जो है वो भारत बनाम नेपाल होता, लेकिन अखिलेश के आने से ये मैच जो है भारत बनाम पाकिस्तान हो गया है। इसका मतलब है सीधा सीधा सुब्रत पाठक ने अखिलेश यादव को पाकिस्तान की संज्ञा दी है और सुब्रत पाठक ने ये भी कह दिया है कि पाकिस्तान का मतलब है कि भ्रष्टाचार, बेईमानी, लूट घसोट, और अखिलेश यादव जो है माफिया के घर जाकर वहां पर फातिया पढ़ते हैं। तो जाहिर सी बात है कि तमाम तरह के तंज जो है, आरोप जो है सुब्रत पाठक ने अखिलेश यादव पे लगाया है। राम जी देखिए राजेश, यहाँ पर अहम सवाल यह है कि पहले भतीजे तेज प्रताप यादव को यहाँ से लड़ाया जा रहा था, लेकिन अब अखिलेश यादव यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, नामांकन दाखिल कर दिया है। चुनाव से पहले एक लड़ाई होती है मनोवैज्ञानिक बढ़त की। तेज प्रताप यादव को रिप्लेस करके अखिलेश यादव ने क्या वो मनोवैज्ञानिक लड़ाई जीत ली है क्या राजेश? बिल्कुल राम, अगर बात की जाए पश्चिम यूपी में अखिलेश यादव जो जिस तरह से आज नामांकन किए हैं, तो जाहिर सी बात है कि पश्चिम यूपी में कई सीटों पर जैसे अखिलेश यादव कन्नौज से नामांकन कर दिया तो उसका असर 5 से 6 सीटों पर उसका असर देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि अखिलेश यादव बड़े नेता हैं और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और दूसरी चीज आपको बता दें कि इंडिया जो है कि इंडिया गठबंधन से भी हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो लड़ाई है अब और पश्चिम यूपी में और दिलचस्प हो चली है। और दूसरी चीज आपको बता दें कि इस लड़ाई का असर जो है और 3rd, 4th, 5th और 6th से लेकर 7th जो चुनाव होगा, मतदान होगा, इस सारे फेजेस में इसका असर देखने के लिए मिलेगा। राम राजेश, यहाँ एक अहम बात यह भी है कि कार्यकर्ताओं में भी जोश और उत्साह बड़ा होगा, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव और सूबे में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के तौर पर भी देखे जाते हैं समाजवादी पार्टी। अब ऐसे में जब वो चुनाव लड़ रहे हैं, फ्रंट से लीड कर रहे हैं, तो कार्यकर्ताओं में कैसा मैसेज जा रहा है, और साथ ही इंडिया अलायंस के जो घटक दल कांग्रेस की हम बात कर रहे हैं उसमें भी कैसा मैसेज जाएगा राजेश? बिल्कुल राम, अगर बात करें अखिलेश यादव के चुनाव वहां लड़ने से, तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि वहां पे एक बहुत बड़ा संदेश जाएगा वहां की जनता में, और खास करके पश्चिम यूपी में जितनी सीटें हैं पश्चिम यूपी में, उसमें खास असर देखने को मिलेगा अखिलेश यादव की कन्नौज से चुनाव लड़ने पर। दूसरी चीज आपको बता दें कि अखिलेश यादव का वहां से नामांकन करना, कन्नौज से चुनाव मैदान में उतरना, जाहिर सी बात है इंडिया गठबंधन में भी काफी उत्साह देखने के लिए मिल रहा है और कांग्रेस में भी काफी उत्साह है। राजेश, ये जो पर्चा दाखिल किया गया है वो अखिलेश यादव का यूं ही तो नहीं दाखिल किया होगा, तमाम तरीके से समीकरणों को देखते हुए, समझते हुए अधिकारियों ने, पदाधिकारियों ने देखा समझा होगा, उसके बाद ही वहां रणनीति बनाई होगी अखिलेश को लड़ाने की। बिल्कुल राम, अगर बात करें वहां पे रणनीति की, तो बिल्कुल बात सही है कि अगर वहां पे तेज प्रताप यादव अगर चुनाव लड़ते तो वहां का समीकरण कुछ और होता, लेकिन अखिलेश यादव अगर खुद वहां से मैदान में उतरे हैं तो जाहिर सी बात है कि लड़ाई बहुत दिलचस्प है पश्चिम यूपी में, और वहां पे मुकाबला बहुत ही कड़ा टक्कर होने वाला है और उसका असर सीधा सीधा पश्चिम यूपी से लेकर पूर्वांचल तक पड़ने वाला है। राम तो राजेश, आखिर में क्या यह मान लिया जाए कि जब बड़ी विपक्षी पार्टी और उसके नेता अखिलेश यादव फ्रंट से लीड करते हुए यहां बीजेपी को चैलेंज कर रहे हैं, तो अमेठी और रायबरेली पर भी अब सस्पेंस खत्म हो सकता है सस्पेंस, और क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी अब लड़ सकती है चुनाव? बिल्कुल राम, बिल्कुल बात सही आप कह रहे हैं कि जब खुद अखिलेश यादव आज चुनाव मैदान में कूद पड़े कन्नौज से, तो जाहिर सी बात है कि आने वाले समय में चाहे रायबरेली की सीट हो चाहे अमेठी की सीट हो, दोनों सीटों पर वहां पर खुद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बिल्कुल बात सही कह रहे हैं कि चुनाव मैदान में वहां पे कूद सकते हैं। और अगर वहां से चुनाव मैदान में राहुल और प्रियंका अगर आते हैं तो जाहिर सी बात है कि लड़ाई
बिल्कुल दिलचस्प होगी और सीधे सीधे इंडिया गठबंधन और बीजेपी में कड़ी टक्कर देखने के लिए जी मिलेगी। ठीक है राजेश, बहुत धन्यवाद इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे संवाददाता राजेश यादव, जो अखिलेश के रिटर्न होने पर कन्नौज में बतला रहे थे कि अब ये कॉन्टेस्ट कैसा होने वाला है, और जो लड़ाई अभी तक आसान नजर आ रही थी बीजेपी और सुब्रत पाठक के लिए, अब दरअसल वो बेहद रोचक हो चली है। बढ़ते आगे, कन्नौज लोकसभा सीट पर अखिलेश यादव के नामांकन के बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के भी चुनावी मुकाबले में उतरने की खबर आ रही है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इंडिया गठबंधन के बैनर तले यूपी के चुनाव मैदान में है। वहीं आज कन्नौज में नामांकन करने पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अमेठी से राहुल गांधी के चुनाव में उतरने के संकेत भी दे दिए हैं। इसके बाद सियासी गलियारों में हलचल और तेज हो गई है। बयान आया है भारत और पाकिस्तान का मैच होगा, आप चुनाव में आया था। देखो पत्रकार भाइयों, न वो बॉल फेंक पाएंगे न बैट घुमा पाएंगे। अगर पहली बॉल पे छक्का न मारा तो हम समाजवादी लोग नहीं हैं, और 6 की 6 बॉलों पे छक्का मारेंगे। आप तो आ गए हैं कन्नौज में, आपके दोस्त भी अमेठी से आने वाले हैं। अरे सब आएंगे अब तो महफिल यूपी में ही सही। 2024 लोकसभा चुनाव के सेकंड फेज में कल 12 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 88 सीटों पर वोटिंग होगी। पहले इस फेज में 89 सीटों पर वोटिंग होनी थी, लेकिन मध्य प्रदेश की बैतूल सीट पर बसपा प्रत्याशी के निधन के बाद इस सीट पर अब 7 मई को चुनाव होंगे। 4 जून को चुनाव परिणाम आएंगे। बता दें कि दूसरे चरण में केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, शशि थरूर, हेमा मालिनी, रामायण सीरियल के राम, अरुण गोविल समेत 1206 कैंडिडेट्स मैदान में हैं। वहीं यूपी की 8 सीटों यानी कि अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा में मतदान होंगे। वहीं कल के मतदान के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं। सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त इस बीच किए गए हैं। मेरठ से राजन हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। तो राजन, जिस तरीके का ये शोर जो है वो प्रचार का शोर कल थम चुका है, और अब जो है कल 12 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 88 सीटों पर मतदान होने, और इनमें यूपी की 8 सीटें शामिल हैं। कैसा रहने वाला ये मुकाबला और क्या कुछ माहौल मेरठ में? हाँ बिल्कुल, देखिए रामकृष्ण शुक्ला, मैं आपको बता दूं उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर यह चुनाव होने वाला है, और जिसके लिए आज मेरठ के विक्टोरिया पार्क से मेरठ जिलाधिकारी दीपक मीणा के नेतृत्व में पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई हैं मतदान स्थल पर। और मेरठ में सभी जगह चेकिंग की व्यवस्था भी दुरुस्त कर दी गई है। वहीं मैं अगर मेरठ के चुनाव की बात करूं तो मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के किरदार, रामायण में जिन्होंने किरदार निभाया था राम का, वो यहाँ से अरुण गोविल प्रत्याशी हैं। तो वहीं बसपा से जो प्रत्याशी देवव्रत त्यागी हैं, नए कैंडिडेट हैं, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहीं जो पूर्व में महापौर रही हैं बसपा पार्टी से सुनीता वर्मा, उन्होंने समाजवादी पार्टी का हाथ थामा है, तो उन्हें समाजवादी पार्टी से यहाँ से प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं त्रिकोणीय ये चुनाव देखा जा रहा है। जो मेरठ में चुनाव के मामले में टक्कर देखी जाए तो समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी सुनीता वर्मा और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं अरुण गोविल, जिन्होंने रामायण में राम का किरदार निभाया था, इन दोनों के बीच में महा मुकाबला देखने को मिल रहा है। क्योंकि कई जगह अरुण गोविल का विरोध भी देखने को मिला है, कई जगह गो बैक के भी नारे अरुण गोविल के लिए लगाए गए हैं। वहीं एक रोड शो हुआ है अभी 2 दिन पहले ही, उस रोड शो में एक चोरों का गैंग उस रोड शो में घुस आया, और उन लोगों ने कई लोगों के जो रोड शो में जय श्री राम के उद्घोष के साथ में जयकारा लगा रहे थे, जैसी एक व्यक्ति ने जयकारा लगाया जय राम का, वहीं उसकी जेब से 36,000 रुपए निकाल लिए, वहीं कई लोगों के मोबाइल भी निकाल लिए। तो इस मामले को लेकर भी कई लोगों में नाराजगी भी देखने को मिली। राजन, यहाँ आपको रोकूंगा। आपने बताया कि गो बैक, अरुण गोविल के नारे लगे। ये जानना चाहूंगा कि ये नारा जो था वो बीजेपी के खिलाफ था या अरुण गोविल के खिलाफ लोगों ने लगाए? हाँ बिल्कुल, देखिए ये जो विरोध किया गया है, ये विरोध साफ तौर पर अरुण गोविल का किया गया है। आम लोगों का यही कहना है, तमाम लोगों का, कि बाहर के प्रत्याशी को मेरठ का कैंडिडेट बनाया है, ये मुंबई चले जाएंगे जीतने के बाद में। यदि ये जीत जाते हैं
तो मुंबई चले जाएंगे। हम अपनी समस्या आखिर मुंबई जाके किसको सुनाएंगे और हम इन्हें कैसे ढूंढेंगे? जो स्थानीय लोगों की समस्या है, उनके मुद्दों को लेकर, उनकी आम समस्याओं को लेकर नजदीकी कार्यालय में जो लोकल का प्रत्याशी है उससे जाके मिल लिया करता है व्यक्ति। लेकिन जो बाहर का प्रत्याशी यहाँ से चुनाव लड़ रहा है, यदि वो जीत जाता है तो उसके पीछे मुंबई तक हम कैसे जाएंगे? हमारे पास तो पैसे नहीं है। ये तमाम चीजें, और मेरठ में जो कई दिग्गज नेता ऐसे भी हैं, फिर चाहे वो कमल दत्त शर्मा हो, और भी अन्य पार्टी के भी जो इस पार्टी में जो लगातार काम कर रहे थे जमीनी स्तर से जुड़े हुए। राजन, अरुण गोविल लगातार घूम घूम कर लोगों से विकास की बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं चुनाव जिताओ और हम स्थानीय मुद्दों पर काम करेंगे, विकास करेंगे। जानना ये चाहूंगा कि आखिर मेरठ में स्थानीय मुद्दे हैं क्या, और लोग दरअसल क्या इन्हीं मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए चुनाव में वोट डालेंगे या फिर चेहरा एक बार फिर से नरेंद्र मोदी होंगे? बिल्कुल, देखिए, इस बार जनता ने मन बना लिया है कि वो चेहरे पे वोट नहीं बल्कि काम को वोट देंगे, क्योंकि बीजेपी लगातार कह रही है हमने विकास किया है, तो वहीं विरोधी दल भी इस चीज पर जो है आरोप लगा रहा है कि सारी तैयारियां हमने करके रखी गई थी। जब ये चुनाव जीते तो उन्होंने उस पर केवल और केवल मोहर लगाने का काम किया है। फिलहाल जनता ने अपना मूड बना लिया है कि इस बार वो किसको वोट देने वाले हैं, और कल मतदान होगा और उसके बाद में जब 4 जून को रिजल्ट आएगा तो तय कर पाएंगे कि आखिर उनका सांसद कौन होगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर जो चुनाव लड़ा जा रहा है, जनता को अब ये हक मिला है, यह अधिकार 5 साल बाद में आता है कि वो अपना सांसद चुनेगी, अपना प्रत्याशी को सही वोट देकर अपने मुद्दों को देखते हुए उन्हें वोट देगी। तो कहीं ना कहीं जो समाजवादी की पार्टी की जो कैंडिडेट है सुनीता वर्मा, उनका साफ तौर पर कहना है कि मैं बेरोजगारी और युवाओं के लिए अच्छी योजनाएं और खास तौर से महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था पर भी उन्होंने बातचीत की है। तो वहीं अरुण गोविल भी उन्हें कहीं ना कहीं टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सुनीता वर्मा ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ये 8 सीटों पर जो चुनाव होने वाला है, एक अकेली महिला ऐसी कैंडिडेट है जो पूर्व में महापौर भी रही है और मजबूती से बीजेपी को टक्कर दे रही हैं। लोगों से जनसंपर्क करके उनसे वोट की अपील भी की जा रही है। मौजूदा सांसद जो है वो बीजेपी का है, ऐसे में बीजेपी के लिए क्या कितना चैलेंजिंग होगा दोबारा से यहाँ पर अपने कैंडिडेट को जिताना, क्योंकि लगातार विरोध भी हो रहा है जैसा कि आप कह रहे हैं, और दूसरी ओर समाजवादी पार्टी भी इस मौके को भुनाना चाहेगी। हाँ बिल्कुल, देखिए 3 बार यहाँ से सांसद रहे भारतीय जनता पार्टी के राजेंद्र अग्रवाल। उनके विकास कार्य को देखा जाए तो काफी अच्छा विकास कार्य किया है, क्योंकि 3 बार के कैंडिडेट वो सांसद रह चुके हैं, यानी कि 15 साल बहुत महत्वपूर्ण होते हैं किसी विकास कार्य को करने के लिए। वहीं अरुण गोविल ये पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं और वो एक अभिनेता के रूप में थे, अब लेकिन नेता बनने की चाह में अब संसदीय जो चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में वो भी जनता से वोट की अपील कर रहे हैं और बता रहे हैं लोगों को जा जाकर, जब कल तक चुनाव प्रचार नहीं थमा था, लोगों को बता रहे थे कि किस तरीके से केंद्र सरकार ने, भाजपा सरकार ने किस तरीके से काम किया है, और यदि आप मुझे सांसद बना देते हैं तो मैं आपकी जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं वो उन्हें उपलब्ध कराऊंगा और आपकी हर समस्या पर मैं काम करूंगा। तो मैं सुनीता वर्मा भी घर घर जाकर लोगों से वोट की अपील की थी कि आपकी महिलाओं की सुरक्षा की भी जिम्मेदारी होगी और मेरठ को विकास भी बहुत तेजी से किया जाएगा। इन तमाम मुद्दों पर सभी प्रत्याशी जो है घर घर जाकर लोगों से वोट की अपील कर रहे थे। लेकिन कल बहुत महत्वपूर्ण दिन है और पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई हैं। डीएम दीपक मीणा का साफ तौर पर कहना है कि इस चुनाव में जो पिछले चुनाव, पहले चरण का जो चुनाव हुआ था उसमें परसेंटेज बहुत कम थी, इसी को देखते हुए लोगों को जागरूक भी किया गया है और लोगों से अपील भी की गई है कि दूसरे चरण के चुनाव में ज्यादा से ज्यादा बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थे हमारे मेरठ संवाददाता राजन सोनकर, जो बतला रहे थे मेरठ का हाल कि आखिर किस तरीके से कल जो लड़ाई है वो दिलचस्प होने वाली है, और जो सीधी लड़ाई है वो दरअसल बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में देखने को मिल सकती है। बहरहाल इस बुलेटिन में इतना है, लेकिन बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रॉब्लम्स थी जो मेरे को स्टेप्स चढ़ते हुए प्रॉब्लम थी, वो अब आई थिंक सो 70% इज इम्प्रूव्ड। ठीक है, मेरे को एंकल में प्रॉब्लम थी एंड मेरे को मसल्स प्रॉब्लम थी, क्योंकि मसल्स में काफ़ी पेन रहती है, जो अब की इस टाइम पर एक बार ही मैंने लिया, मैं लास्ट टाइम आया था, उसके बाद मैं अब दोबारा आया हूँ, तो एज ए 70% इज इम्प्रूव्ड, जो कि डॉक्टर नहीं कर सका। मैंने हाँ, मतलब मैं गंगा राम के हॉस्पिटल के डॉक्टर से तकरीबन 2 साल तक ये ट्रीटमेंट करा था, कि उनको समझ ही नहीं आया ये प्रॉब्लम क्या है। दैट इज अब बेटर है।